आज फिर से दुनिया भर के बाजारों से है मिले जुले संकेत और एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले पिछले 2 दिनों की 3 दिनों की कमजोरी से आज हम उभरेंगे या फिर कुछ और फिसलेंगे, लेंगे इस सवाल का जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो फिर से ग्लोबल मार्केट के संकेत आज हमारे हक में थोड़े खड़े हैं, खासकर यूएस के बाजार जिनकी कल अच्छी खासी क्लोजिंग हमको होती हुई दिखी है। स्पेशली वो शेयर्स थे जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, उन सभी शेयर्स के अंदर एक अच्छा खासा स्ट्रांग बड़ा मूव बना। यूएस मार्केट के संकेत से आज एशियन मार्केट के संकेत भी पॉजिटिव हुए, बट एसजीएक्स निफ्टी उतनी बढ़त नहीं दिखा रहा क्योंकि जैपनीज मार्केट के अंदर भी लाल निशान आ चुका है। हांगकांग का बाजार भी थोड़ा कमजोर हुआ है। ये तो इसको हम इसलिए मिले जुले की कैटेगरी में डाल दें, अदरवाइज स्ट्रांग होते। दूसरा, अल्ट्राटेक, इंडियाबुल हाउसिंग, भारती इन्फ्राटेल के नतीजे होंगे। F&O की 4 कंपनियां भी अपने नतीजे उतारने वाली हैं, इसका असर आज देखने को मिलेगा। और साथ ही आज नियोजन केमिकल्स के IPO की ओपनिंग हुई है। कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, आज थोड़ा और इसके बारे में विश्लेषण होगा कि क्या सिर्फ लिस्टिंग गेंस के लिए लगाए पैसा या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए भी सोचा समझा इस शेयर को जा सकता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जिसके बेसिस पर हम आज आगे बढ़ने वाले हैं। खैर, एक और ट्रिगर भी है जो ट्रिगर सर आपके लिए है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो मैं पहले ग्लोबल पूछने वाला था, लेकिन ग्लोबल घूमते घूमते एकदम से नजर गई कैलेंडर पर, और कैलेंडर पे दिखा ये कि सचिन तेंदुलकर का आज जन्मदिवस। अरे बिल्कुल, तो एक भेंट हमारी तरफ से सचिन के दिवस पे आपकी और सचिन की एक तस्वीर आपको दिखेगी। जरा पहले वो दिखाइए, उसी के साथ ही आज शुरुआत करते हैं। देखिए सर, क्या बात ठीक है, सही है। अरे ये तो बहुत 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 पुरानी याद है। कितने साल पुरानी फोटो है? ये शायद 95 की है, 1995 या 1994 हो गया, मतलब 23-24 साल हो गए। हाँ, मतलब 1994 1995 या तो 94 की है, 95 की है। 23-24 साल हाँ, की फोटो। हाँ, मोस्टली 94 की है, जब मैं सचिन के साथ एक बार मुझे क्रिकेट खेलने का मौका मिला था। अच्छा, तो उसमें क्या हुआ था जरा वो तो बताइए। ये बेसिकली एक प्रोमोशनल फ्रेंडली मैच की तरह था। अच्छा। और उसमें एक्चुअली मैंने बॉलिंग की थी और उसमें सचिन को एक बार बोल्ड भी किया था एक्चुअली, लेकिन उसके बाद एम्पायर ने नो बॉल दे दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सचिन आउट हो। और उसके बाद उन्होंने एक हाथ से फिर अगली 3 बॉल पे मुझे बाउंड्री मारी, एक हाथ से बैट फिर दोनों हाथ से नहीं पकड़ा। फिर उन्होंने बता दिया कि बेटा तू अनिल सिंह भी है और मैं सचिन तेंदुलकर हूँ। लेकिन सबसे बढ़िया जो यादें मुझे उस दिन की है, जो मैंने सचिन के साथ वो दिन गुजारा था, मतलब एक अच्छा खिलाड़ी होना, एक अच्छा नेता होना, एक अच्छा एंकर होना, या अपने फील्ड में आप जो भी कर रहे हैं वो एक अच्छा, उस फील्ड में आप सबसे बढ़िया एक्सपर्ट माने जाएं, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि अगर आप इतने सफल हैं, इतने नामचीन हैं और उसके बावजूद अगर सफलता आपके सर के ऊपर से न निकले, मतलब सचिन जैसा डाउन टू अर्थ इंसान मिलना मुश्किल है। मतलब वो इतने फ्रेंडली, इतने वार्म, और जब आपसे बात करें तो आप सोच भी नहीं सकते कि हम इतने बड़े आदमी से बात कर रहे हैं। ये चीज़ मैंने 94 में उस वक्त सचिन से सीखी कि अगर इतना सक्सेसफुल हिंदुस्तान का हर आदमी अगर उनके पीछे पागल है और वो इतने ग्राउंडेड है, इतने डाउन टू अर्थ हैं, इतने आसानी से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, कहीं कोई अकड़ नहीं, कहीं कोई शिकवा नहीं। ऐसा नहीं कि मैं आउट हो गया, रे कैसे आउट हो गया वाला। लेकिन पॉइंट ये कि वो जो फीलिंग आप आती है, जो आप जो सीखते हैं, वो अमेजिंग है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। ये चीज़ मैंने सचिन के साथ भी देखी और यही चीज़ मैंने एक बार मुझे अमिताभ बच्चन के साथ भी मौका मिला कुछ घंटे बिताने का, और वहाँ से भी ये चीज़ सीखी कि जो जितना बड़ा आदमी वो उतना ही विनम्र है एक्चुअली। और वो उनके साथ भी वही कि आज इतने लोग उन्हें चाहने वाले हैं, इतने फैंस हैं, लेकिन सबसे इस तरह से बात करेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। ये सीख भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है कि हर शख्सियत से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। इसे आप भी बता रहे हैं कि जितनी बड़ी शख्सियत उतना ही वो विनम्रता आपको दिखाते हैं, और सचिन के जीवन में हमको साफ साफ दिखी भी। और मेरे को भी ध्यान है, कुछ दिन पहले हमने एक तस्वीर देखी थी, फेसबुक पे, ट्विटर पे आ गई थी, जब वो एक मेट्रो स्टेशन के आसपास की जगह थी जहाँ पे सचिन ने गाड़ी रोकी और कुछ बच्चे खेल रहे थे मुंबई में ही। तो एग्जैक्टली उनके साथ रात को खेलने भी लगे थे 10-11 बजे के आसपास। ये मुंबई की तस्वीर थी, कुछ दिन पहले की बात है। ये क्रिकेट के भगवान को हमारी तरफ से सलाम, बहुत बहुत बधाई सचिन। और जो आपने देश की सेवा की है, जो मिसाल कायम की है, न सिर्फ अपने खेल से बल्कि अपने कैरेक्टर से, अपने व्यवहार से लोगों के दिलों पर राज किया है। तो मतलब अगर आपको भगवान का दर्जा दिया जाए तो कम नहीं है, मतलब वह भी कम है एक्चुअली, मैं ये कहूँगा वह भी कम है।
इसमें के लिए मैं बधाई देता तो शायद उतना रस नहीं आता, लेकिन एक खिलाड़ी अगर दूसरे खिलाड़ी को इस तरह से बधाई दे तो थोड़ा ज़्यादा रस आता है। तो ठीक है, सचिन की तरफ से हम जी बिजनेस की पूरी टीम की तरफ से सचिन को जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई। सचिन का जो खेलने का वक्त रहा वो पूरा का पूरा उस समय था जब क्रिकेट काजल की कोठरी था। उस समय ही मैच फिक्सिंग को लेकर, बॉल टेम्परिंग को लेकर 50 चीज़ें बाहर आई, लेकिन इतने बड़े करियर में सचिन पूरी तरह से बेदाग होकर निकले हैं। कहीं कोई उंगली नहीं उठा सकता, कहीं कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ ये चीज़ सचिन की तरफ, और तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो हासिल करना सबसे बड़ी चीज़ है। बस हम चाहते हैं कि सचिन शतक लगाए इस फील्ड पर भी, जिसकी आज एक और पारी वो खेल रहे हैं, उम्र के फील्ड पर भी आप सेंचुरी ज़रूर मारें और हमें आपको सेंचुरी मारते देखने का अवसर मिले। हाँ, हम भी ये चाहते हैं। देखिए, तो दोनों के लिए विशेष एक साथ होगी, आपके लिए भी हमारे लिए, क्योंकि सचिन की हर एक सेंचुरी लाजवाब है और ये सेंचुरी भी लाजवाब होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं। सचिन, आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई हो। अब जरा ग्लोबल मार्केट पे आ जाए सर। ग्लोबल मार्केट्स में यूएस तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन एशिया उतना सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए न्यूट्रल है। हाँ, न्यूट्रल इसलिए, एक तो ये है ही है रीज़न, और दूसरा है कि कच्चा तेल अभी भी 74 के आसपास बना हुआ है। ये नहीं कि बढ़ रहा है, क्योंकि सऊदी अरब ने थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करने की ज़रूरत पड़ी, तो कम से कम एक मुझे थोड़ा सा कंफर्ट ये आ गया कि अब तेज़ी से भागेगा नहीं। ईरान की सैंक्शन और सऊदी अरब की तरफ से प्रोडक्शन बढ़ाने की बात, और थोड़ा बढ़ गया तो ट्रम्प साहब का ट्वीट तो तैयार है ही, जो कभी भी आ जाएगा। तो ये सब चीज़ों को देख के लगता है कि ईरान का ट्वीट आ चुका है। हाँ, ईरान का ही चुका है। तो $75 के आसपास रुकना चाहिए, ऐसा लगता है, ये फीलिंग है। अब होगा नहीं होगा तो भगवान जाने। करेंसी मार्केट में हल्की सी कमजोरी है, कोई खास नहीं, ऐसा 5 पैसे की। तो ओवरऑल संकेत ठीक है, इस हिसाब से मैंने न्यूट्रल रखे हैं। मतलब न पॉजिटिव है न नेगेटिव है। ठीक है सर, ये एफआईज और डीआईज को कैसे देख रहे हैं और ट्रेंड कैसे है? एफआईज के और डीआईज के दोनों के डेटा मैंने न्यूट्रल ही रखे हैं आज। हालांकि मैं चाहता था एक डायरेक्शनल कॉल पे दे सकता था, लेकिन मैं न्यूट्रल आगे विस्तार से समझाऊंगा। वायदा कारोबार न्यूट्रल है, सेंटीमेंट सावधानी भरा है, और ट्रेंड भी न्यूट्रल है। ठीक है, अब सर आज के जरा निर्णायक लेवल पे आ जाते हैं। निफ्टी कल भी 11,600 था, आज भी वही है। हाँ, निफ्टी का वही है। बैंक निफ्टी का जरूर 29,500 निर्णायक लेवल निकल कर आया है आज के लिए। तो ये दो निर्णायक लेवल है, 11,600 निफ्टी पर है, 29,500 बैंक निफ्टी पर। आज की रेंज आज की छोटी कल की क्लोजिंग पर ही दी है, क्योंकि जिस तरह से माहौल उसको देख के लग तो ऐसा रहा है कि बाजार नीचे नहीं खुलने चाहिए। अभी भी मेरा ये मानना है कि थोड़ा ऊपर ही खुलेंगे। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट हो चुका है, इस समय फ्लैट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद कल की क्लोजिंग पॉइंट पर मैंने छोटी रेंज का लेवल दिया है 11,575, 11,650, ये छोटी रेंज है। 11,550 से 11,700 ये आप मीडियम रेंज मानकर चलिए, और 11,500 से लेकर 11,750 ये बड़ी रेंज हो सकती है, क्योंकि एक्सपायरी का वक्त है और वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स काफ़ी बढ़कर आया हुआ है, तो उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। इसलिए मैंने थोड़ी सी आज बड़े दिनों बाद तीसरी रेंज भी दी है, नहीं तो अदरवाइज 2 रेंज से ही काम चल रहा था। हाँ, तो ये एक्सपायरी तीसरी रेंज में, तीसरी मतलब रेंज के ऑर्बिट में लेके आ सकती है, चांसेस हैं इसके? चांस है, पूरे चांस है, पूरे चांस है। ठीक है, बैंक निफ्टी छोटी रेंज है 29,450 कल का लो, और ऊपर की तरफ 29,650। मीडियम रेंज 29,250 से 29,900 की रखी है। मैंने एक्सट्रीम रेंज दी नहीं है, एक्सट्रीम रेंज बहुत बड़ी हो जाती है, 29,000 से 30,000 की हो जाती है, 1000 पॉइंट की, इसलिए मैंने दी नहीं है। ये आपके लिए रेंज है, लेकिन 2 रेंज लेवल ये समझ लें जो मैंने दिए वो काम के हैं। 11,700, 11,750 अब निफ्टी पर स्ट्रॉन्ग सेल जोन है, उसको पार करना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पर आपको बिकवाली आती हुई दिखेगी। 29,900 से 30,000 बैंक निफ्टी पर स्ट्रॉन्ग सेल जोन है। तो अगर रिकवरी आती भी है एक्सपायरी की वजह से शॉर्ट कवरिंग, और ये रेंज देने के पीछे कारण ये था कि अगर एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पर आप मजबूत खुल जाते हैं, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और हो जाती है, तो मैंने कहा ऊपर में आपको निकलना कहाँ है, बेचना कहाँ है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कल भी जब ज़्यादातर एनालिस्ट कॉल हमको दे भी रहे थे, तो किसी का भी टारगेट 700 के ऊपर का नहीं था, और किसी का भी टारगेट बैंक निफ्टी में 30,000 के ऊपर का नहीं था। अब सर लॉन्ग पोजीशन जिनके पास कल की खड़ी हैं, देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी पे तो सारी लॉन्ग पोजीशन के स्टॉप लॉस पहले ही ट्रिगर हो चुके हैं, तो कल भी नहीं थे, आज भी नहीं। जो शॉर्ट पोजीशन है निफ्टी पर, उनका स्टॉप लॉस 11,700 का है, क्लोजिंग पर भी और इंट्राडे पे भी। ठीक है, इंट्राडे पे अगर आप सेफ रहना चाहें तो 11,650 भी रख सकते हैं स्टॉप लॉस, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस 11,700 का बनता है निफ्टी पर अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो। 650 तो हम कल भी बार बार टच कर रहे हाँ, कर रहे थे, तो 650 भी इंट्राडे में रखेंगे तो हर्ज नहीं है। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो 11,650, और अगर नीचे खुल गए गैप से तो फिर 11,650 कर भी लेना चाहिए। अदरवाइज अभी 11,700 मानकर चलें, और बैंक निफ्टी पर इंट्राडे और क्लोजिंग का स्टॉप लॉस 29,700 है। अच्छा, ये 29,700 थोड़ा नीचे आ गया ये। ठीक है,
ठीक है, अब आते हैं सर लॉन्ग पोजीशंस। आज फ्रेश बाय करना हो तो फिर क्या करें? 11,550 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदिए या 11,550 के आसपास खरीदिए, दोनों ही ऑप्शन है आपके पास। अगर नीचे खुलता है तो 11,525, 11,550 बढ़िया रेंज है जहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, तब आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 11,500 का। और अगर 11,600 के आसपास खुलते हैं तो 11,550 आपका स्टॉप लॉस है, 11,650 और 11,700 के टारगेट के लिए। ठीक है, कोई भी रेंज 700 के ऊपर की नहीं? ना ना ना, ठीक है सर। ये निफ्टी को, अच्छा निफ्टी शॉर्ट जो करना, अब इसमें एक ट्रिक है निफ्टी की शॉर्ट कहाँ करना है। जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं और जो आपकी भाषा समझते हैं किश्तों वाली, उनको तो 11,650 पे भी बेचना चाहिए। अच्छा। और जो सेफ रहना चाहते हैं वो 11,700 में बेचे। बाकी 11,650 पे भी बेच सकते हैं, 11,700 पे भी बेचिए। स्टॉप लॉस 11,750 का होगा और 11,650 और वापस हो सकता है 11,600 तक भी आप नीचे में आ जाए, तो ये शॉर्ट साइड पर है आपके लिए कॉल। ठीक है, अब सर जरा बैंक निफ्टी के भी लेवल्स। हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 29,400 स्टॉप लॉस दिया है। ये तो बहुत डीप है। नहीं छोटा डीप कहाँ, 29,480 पे बंद हुए हैं, 75-80 पॉइंट का ही है। कल बंद 29,480 पे हुए हैं। अच्छा। हाँ तो कल क्लोजिंग में आप 29,500 के नीचे। हाँ तो इसलिए बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस दिया यार। इसके आसपास से नीचे खुले तो फिर बेचिए, खरीदिए भी मत, इसीलिए दिया है जानबूझ के छोटा, कि इसके नीचे का आपको खरीदना भी नहीं है ना कभी। और अगर 29,400 के स्टॉप लॉस से खरीदते हैं तो 29,650, 29,800, 29,900 तीन लेवल ऊपर के आपको मिल सकते हैं। और बेचना है बैंक निफ्टी, पक्का बेचना है 29,800, 29,900 की रेंज में मिले मौका ज़रूर बेचिए। 30,000 या 30,050 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे, और बेच दीजिए। नीचे की तरफ आपको मौका मिलेगा 29,700 और 29,500, दो लेवल आते हुए दिख रहे हैं जिनके लिए आपको बेचना है। रेंज तो खैर बिल्कुल साफ आप बता रहे हैं यहाँ पे कि 29,700 से लेके 29,900 वाली रेंज से लगातार आपको रेजिस्टेंस हर 100 पॉइंट पे मिलता हुआ दिखेगा। ये आपके शीट से साफ दिख रहा है सर। अच्छा सर, विक्स अभी भी 24.5 का है, पीसीआर 1.3 थोड़ा सा नीचे। पीसीआर तो बढ़िया हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार्केट में कमजोर ट्रेडर्स हल्के हो गए। लेकिन विक्स हायर साइड पर, ये थोड़ी चिंता की बात है। वॉलेटिलिटी आज और कल बढ़ सकती है एक्सपायरी के चलते, ये इस तरफ इशारा कर रहा है। काफी दिनों बाद आपने सेक्टर्स भी नोटिस किया है। काफी दिनों बाद, ये ऐसा क्यों? आज अपने सीमेंट कमजोर साइड पर, एसीसी के रिजल्ट्स की वजह से भी। और ऐसा लग रहा है कि ये रिजल्ट पूरे सीमेंट सेक्टर को लेके जाएंगे आज। वैसा है। अच्छा, इसलिए सीमेंट अपने एसीसी के नंबर्स के बेसिस पर नेगेटिव रखा है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, कोई पॉजिटिव है कि सिर्फ नेगेटिव सीमेंट है? पॉजिटिव जैसा आज कुछ ऐसा खास नहीं दिख रहा कि देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों को बेचना है, थोड़ा ऊपर आ जाने दीजिए, 3-4% वापस ऊपर आएंगे तब बेचना है। सीमेंट थोड़ा सा कमज़ोर वाला सेक्टर है, बाकी ऐसा पॉजिटिव जैसा कुछ दिख नहीं रहा है खास। ठीक है सर, अब जरा एफआईज पे आ जाते हैं। एफआईज का रुख आपने देखिए, हाँ मैंने न्यूट्रल इसलिए रखा है कि एफआई ने 237 करोड़ की कैश में बिकवाली की है। बड़े दिनों बाद बिकवाली का आंकड़ा आया है। 250 करोड़ की बिकवाली एफआई के लिए बड़ी नहीं है, वैसे तो बहुत छोटी है। छोटी है इसलिए। और सामने क्या है कि 200 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे 193 करोड़ के, तो नेट नेट कितना बेचा है? 50 करोड़ ही स्टॉक्स में। सामने 1800 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीद लिए एफआई ने। तो उस लिहाज से देखा तो मैं तो आंकड़ा पॉजिटिव भी दे सकता था कि गिरते हुए बाजार में एफआई इंडेक्स शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंडेक्स में खरीदारी कर रहे हैं। तो ये आंकड़े न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर एफआई के। घरेलू फंड के 200 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है, लेकिन उसके बावजूद न्यूट्रल इसलिए रखा है कि एक दिन की खरीदारी इसे मैं मानता भी नहीं, उन्होंने मूड बदला है। एक दिन की बिकवाली से अगर एफआई का मूड बदला हुआ नहीं माना तो इनका भी क्यों माने? तो इसलिए दोनों ही आंकड़े मेरे लिए न्यूट्रल साइड पर है। ठीक है सर, इंडेक्स इतनी में खरीदारी कर तो रहे हैं ये, तो फिर बाजार बार बार ऊपर इस तरह से फिसल क्यों रहा है? कल 40-50 ट्रेडर्स एकदम से नीचे आ गए। ट्रेडर्स काफ़ी हल्के हो रहे हैं, ट्रेडर्स को कॉन्फिडेंस कम है। अब वो कॉन्फिडेंस की कमी मेरे ख्याल से शायद इलेक्शन के जैसे जैसे आगे हम बढ़ रहे हैं उस हिसाब से आ रही हो सकता है। पहले 2 चरणों के इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज कम रहा हो, लेकिन अगर आज वापस बाजार बढ़ता है या फिर अगर रिकवरी आती है तो उसकी एक क्रेडिट आपको एक फैक्टर को देनी चाहिए, और वो है तीसरे चरण का चुनाव। और ये बेहद इंटरेस्टिंग, सबसे अहम चरण यही है क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें इसी में थी, 117 सीट थी। और तीनों चरणों में जो 2014 में जो पोलिंग हुई थी, जो वोटिंग परसेंटेज था, वो वापस इन सीटों पे आया है। तो इस तीसरे चरण में फाइनली वोटिंग तगड़ी हुई। अब वोटिंग तगड़ी होने का कारण एक गुजरात हो सकता है ना। तो बेसिकली वोटिंग कम होना एनडीए के पक्ष में नहीं माना जा रहा था, इसलिए बाजार थोड़ा सा सहमा हुआ था। लेकिन अगर आज तीसरे चरण के बाद वोटिंग बढ़ी है, राइट, और स्ट्रॉन्ग होल्ड में बढ़ी है, जहाँ पर एनडीए का, बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो बाजार का ये मूड सुधारने में काम कर सकती है। अगर आप पॉलिटिक्स और बाजार को बहुत क्लोजली मिलाकर देख रहे हैं तो मेरे लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है आज के लिए।
मैं इसलिए तीसरे चरण के चुनाव पे बड़ी पैनी नज़र बनाए रखा हुआ था कि वोटिंग परसेंटेज क्या आता है, और वोटिंग परसेंटेज फाइनली 2014, देखिए होना ये चाहिए। अब हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं, हर एक इलेक्शन में पिछले इलेक्शन के मुकाबले में ज़्यादा वोटिंग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी है। आज सपोज आप मुंबई से दिल्ली आ जाएं तो आपके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है अपना वोटर आईडी चेंज करवाना, है ना। टेक्नोलॉजी है, ऐसा नहीं कि आपको बड़े चक्कर काटने हैं, ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है। 5 मिनट लगेंगे। तीसरा, हर एक न्यूज़ चैनल, हर एक पेपर, हर एक आदमी, हर एक सेलिब्रिटी अपने अपने तरीके से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है कि वोट डालिए, वोट डालिए, वोट डालिए, और लोगों को समझ भी आ रहा है। प्लस यंगस्टर्स जो पहले बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते थे अब लेने लगे हैं, वोटिंग के लिए जाते हैं। तो इस लिहाज से वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए हर इलेक्शन में, घटना नहीं चाहिए। और अगर वो होता देखा, हालांकि हम 2014 के लेवल पे पहुंचे, वो भी ठीक है, बुरा नहीं है अपने आप में। तो वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ता रहे तो ये अच्छा है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है बाजार थोड़ा एक अच्छा संकेत पड़ सकता है वहाँ से। ठीक है सर, ये F&O के आंकड़ों के हिसाब से पहले जरा निफ्टी पे राय लेना चाहते हैं। जवाब में से रीज़न आपसे पूछ रहा था कि क्यों बार बार इंडेक्स टूट रहा है जबकि इंस्टीट्यूशनल खरीद रहे हैं। कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस ज़्यादा तो नहीं बढ़ा रहे हैं? अरे बहुत बढ़ा रहे हैं भाई, लेकिन ये है कि बढ़ा कहाँ रहे हैं, वो 11,700 पर बढ़ा रहे हैं। 11,700 के कॉल पे 53 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, और उसमें कल 11 लाख शेयर जुड़े हैं। 11,600 के कॉल पे भी 10 लाख शेयर जुड़े हैं। तो पहली चीज़ तो है कि आपको बाजार में जरा भी मतलब सर उठाकर ट्रेड करना है तेजी करने वालों को। मैं तेजी की बात नहीं कर रहा कि आप ऐसे झुक के ट्रेड करें, एक ऐसे कर लें सामने देख के ट्रेड करने के लिए भी 11,600 तो पार करें पहले। 11,600 पार करेंगे तो बोला इज्जत से आंख से आंख मिला के ट्रेड कर पाएंगे। 11,650 के ऊपर बोलेंगे हम अभी जिंदा हैं, और 11,700 के ऊपर निकल कर टिके तो बोले हम टाइगर इज बैक। ये है तीनों चीज़ें। तो आप किस लेवल तक ले जा पाते हैं तेजी में, ये देखने वाली बात है। तो इंटरेस्टिंग एग्जांपल के जरिए जो बताया, तो 11,600 पहला वो रुकावट वाला लेवल है, और 11,600 के को मैंने निर्णायक लेवल इसलिए भी दिया डिम्पी, 11,600 के पुट और कॉल दोनों पे 21 लाख शेयर बराबर ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, तो वो निर्णायक लेवल हो गया। अब अगला अहम सपोर्ट जो है निफ्टी पर नीचे की तरफ वो 11,500 का है, जहाँ पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 28 लाख शेयरों का। मजे की बात देखिए, पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,500 पर 28 लाख शेयरों का है, 11,700 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में वो 53 लाख शेयरों का है। यानी कि अभी उल्टा हो गया है, टिल्ट हो गया है मार्केट। जो पिछले गुरुवार को तेजी की तरफ पोजीशन बहुत ज़्यादा थी, मंदी की थी, मैं आपको बता भी रहा था कि शॉर्ट्स नहीं है, सारे लॉन्ग पोजीशन है। अब उल्टा हो रहा है, अब शॉर्ट्स हो गए हैं ज़्यादा, लॉन्ग पोजीशन हो गई है कम, 50% से कम है। हाँ, अब मज़ा आएगा। पता नहीं, मैं आज एक चीज़ यही देखना चाहता हूँ, क्योंकि कल जब SGX निफ्टी 37 पॉइंट ऊपर रात को दिख रहा था, मुझे कोई गलतफहमी नहीं थी कि ये डाउ की वजह से, ना ऐसा कुछ नहीं हुआ था डाउ में कि 100-150 पॉइंट डाउ बढ़ जाए उसमें। ये पूरी तरह से तीसरे चरण की जो वोटिंग हुई उसके बाद बढ़ा है, उसका परसेंटेज देखने के बाद। तो आज बाजार, मैं सोच रहा हूँ, ज़रूरी तो नहीं बाजार में सब लोग ऐसा सोचे, तो अगर बाजार आज अपनी विजडम में, कलेक्टिव विजडम में ये सोचे कि तीसरे चरण की वोटिंग परसेंटेज हायर होने से हमें ऊपर जाना चाहिए, तो उसका असर आज दिखेगा फिर आपको। बिल्कुल, ये असर दिखना भी चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी कल चले जाएंगे तो आज उसका असर ज़्यादा तेज़ दिखेगा। सर जरा बैंक निफ्टी का और बता दीजिए। बैंक निफ्टी देखिए 29,500 बहुत अहम निर्णायक लेवल है, क्योंकि वहाँ पर 7 लाख शेयर है पुट में, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है, और उसके बेहद करीब आप बंद हुए हैं। तो 29,700 के नीचे बंद रहेंगे तो आपके लिए रिस्क है, खतरा है नीचे जाने का, तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है ही। ऊपर की तरफ पहला 29,700 के आसपास का लेवल है, उसको पार किया तो वही 30,000, 29,900, 30,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो मेन आपको सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो है उस पर जिस पे नज़र रखनी है 29,500 ही आज के लिए। ठीक है, एक एंट्री हुई है फ्रेंड बैन में, वो है रिलायंस पावर, और एक एग्जिट हुआ है बैन से, वो है रिलायंस कैपिटल। तो एडीजी के दोनों शेयरों में सिर्फ बैलेंस बना के रखा है ग्रुप, बैलेंस है, हाथ बदला इन दोनों ही शेयर में हुआ है, अपने ही ग्रुप के अंदर ही है। ठीक है सर, अब आज का स्टॉक देखते हैं। तो आज का स्टॉक ऑफ द डे का बिगुल सर, काफ़ी हद तक सेक्टर से तो आइडिया लगता है, सीमेंट है ना। एसीसी जिसके कल बाजार बंद होने के बाद नतीजा है खराब है रिजल्ट्स। ये ऐसा क्यों होता है कि जब पता लगे कि हाँ सीमेंट के नतीजे अच्छे आने वाले होते हैं, उसी समय ही खराब आते हैं? और ये इस बार नहीं है, हाँ। ये कई बार के क्वार्टर आप चेक करेंगे ना, जब भी आप उम्मीद लगाएं तभी खराब देंगे। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, इनको पता होता है क्या? नहीं, ये आपका क्वेश्चन एकदम वाजिब है कि या तो जो इसका नतीजों का अनुमान लगा रहे हैं वो एनालिस्ट ढंग से समझ नहीं पाते सेक्टर को या कंपनी को, क्योंकि अनुमान से बहुत हटके रिजल्ट आ रहे हैं, या फिर कंपनियां गाइडेंस प्रॉपर नहीं देती, या फिर एनालिस्ट की पकड़ नहीं है चैनल पर,
कि भाव क्या चल रहे हैं, डिमांड क्या चल रही है। कुछ तो मिसमैच है, कुछ तो है। पिछले क्वार्टर में आप देखिए सबके रिजल्ट बड़े जबरदस्त दिख रहे थे, उम्मीद थी कम, रिजल्ट आगे तगड़े। इस बार एसईसी ने शुरुआत ही खराब कर दी और रिजल्ट बहुत गंदे हैं। मतलब मैं खराब नहीं कहूँगा, गंदे हैं। वैसा है, आपका रियलाइजेशन कम है, फ्रेट कॉस्ट की वजह से मार्जिन गए आपके, वॉल्यूम ग्रोथ में कोई खास दम दिख नहीं रहा। तो हर एक लिहाज से प्रॉब्लम मालूम है, एसईसी पूरे सेक्टर का मूड बिगाड़ देगा। तो मेरा ये मानना है कि बेचना चाहिए 1675 के स्टॉप लॉस के साथ। ये फ्यूचर के लेवल हैं 1640, 1615 और 1600। हाँ, एक चीज़ डिम्पिया कहना चाहता, तीसरा वाला लेवल अभिषेक दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे पता नहीं, दिखाते नहीं है आमतौर पर। 16 अभी तो नहीं हाँ दिखा। 1635 से 1645 के रेंज में कहीं कहीं खुलेगा ये। अच्छा, ठीक है। उसके बाद 1615, अल्टीमेटली 1600 भी आ सकता है। लेकिन एक बात बहुत कान खोल के सुन ले, 1600 के आसपास आप अपनी शॉर्ट काट लें। बहुत एग्रेसिव होंगे तो हो सकता है वहाँ से नीचे से थोड़ी सी खरीदारी भी आ सकती है, वो आएगी नहीं आएगी वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन 1600 पे शॉर्ट जरूर काट लें, ये काम कर लेना चाहिए आपको। तो 60-70 रुपए की, 50 रुपए की मंदी यहाँ से दिखती है। ठीक है। तो ये तो हो गया आज का स्टॉक ऑफ द डे। आज का हीरो भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन वो 9 बजे होगा। अब परंपरागत तरीके से पूरी रिसर्च टीम मेरे साथ जुड़ रही है, जो आपको बताने वाले हैं कि अब खबरें क्या क्या हैं। रजत मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपको स्टॉक से न्यूज़ बताने वाले हैं। देवांशी ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स बताएंगी। मानसी भी हमारे साथ जुड़ रही है कुछ अहम जानकारी के साथ। तो पहले रजत आपसे करते हैं शुरुआत। पहले मेरे को जरा खबरों वाले शेयर्स बताएं। बिल्कुल, जो नतीजे आज आने वाले हैं क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं निफ्टी पे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, साथ ही साथ भारतीय इंफ्राटेल जो कि निफ्टी की कंपनी है वो अपने नतीजे पेश करेगी, और अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे भी आ जाएंगे। और एसीसी के नतीजों के बाद बहुत क्लोजली ट्रैक हो रही है अल्ट्राटेक सीमेंट आज। इसके अलावा एफएनओ में हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के नंबर हैं, आईसीसी प्रूडेंशियल लाइफ, एमएनएम फाइनेंशियल और इसके अलावा टाटा एलेक्सी। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज डेरिवेटिव मार्केट में लिस्टेड स्टॉक्स, जहां पर आज के सत्र में नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस और सिंजीन इंटरनेशनल, ये भी कैश में जो स्टॉक्स हैं ये इंपॉर्टेंट आज ट्रैक हो रहे हैं। लेकिन जो नतीजे आए हैं उसमें एक और डिसअपॉइंट करके गया है नंबर, वो है टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, जिसमें मुनाफे के फिगर 61% सालाना आधार पर घटी है। लगभग 23 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने रिपोर्ट किया। हालांकि आय इनकी 5% बढ़कर 1775 करोड़ रही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनके टैक्स एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, 13 करोड़ से बढ़कर सीधा 59 करोड़। उसका एक इंपैक्ट मुनाफे के फिगर पे आता हुआ नजर आया। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज तिमाही दर तिमाही पर आधार पर देखें या फिर वायन वाय आधार पर देखें तो नतीजे ठीक नजर आएंगे आपको। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि इनके मार्जिन्स बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं, लेकिन मुनाफे के फिगर देखें तो इसमें 13.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। 165 करोड़ ये मुनाफे के फिगर है। मार्जिन 18% से घटकर लगभग 15% आए हैं, लेकिन आय इसमें 34% का इजाफा देखने को मिला है तिमाही दर तिमाही आधार पर। और वायन वाय बेसिस पे भी काफ़ी बेहतर नतीजे स्टरलाइट टेक ने पोस्ट किए हैं। सैस्केन टेक, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो मुनाफा इनका 18 करोड़ से बढ़कर 27.5 करोड़ हुआ, मार्जिन 9% से बढ़कर 17% और आय में भी अच्छा इजाफा देखने को मिला, 121 करोड़ से बढ़कर 135 करोड़। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बायबैक को बोर्ड ने मंजूरी दे दी और जो भाव रखा है वो 850 रुपये प्रति शेयर का है, और कुल बायबैक पर जो खर्चा करने जा रही कंपनी वो 170 करोड़ रुपए का है। तो सैस्केन टेक्नोलॉजीज पर नजर रखिए, नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये आज इंपैक्ट डाल सकते हैं बाकी के फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे भी। मुनाफे के फिगर 23% बढ़कर 110 करोड़, आय के फिगर 9% बढ़कर 2638 करोड़, और इनका कामकाजी मुनाफा सालाना आधार पर 40% बढ़ा है। तो आज ये कोरोमंडल इंटरनेशनल पर नजर रखनी होगी। और कमजोर नतीजे हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के। अगर इनके मुनाफे के फिगर देखें तो वहां पर कमजोरी देखने को मिली, 150 करोड़ से घटकर 120 करोड़। आय इनकी घटी है 510 करोड़ से घटकर 410 करोड़। इनकी ब्रोकरेज आय जो बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रखती है वहीं पर ही गिरावट देखने को मिली है, 275 करोड़ से 229 करोड़। तो कमजोर नतीजे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के। और न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर के भी नतीजे कुछ ज्यादा एक्साइटिंग नहीं नजर आ रहे। मुनाफे के फिगर 17% घटकर 17 करोड़ रही है, तिमाही दर तिमाही आधार पर 17% की गिरावट, और आय में मात्र 3% का इजाफा देखने को मिला है। कामकाजी मुनाफा हालांकि 15% जरूर बढ़ा है, लेकिन मुनाफे के फिगर 17% घटी है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। ये काफ़ी सारे नंबर्स हैं, उस नंबर्स का पूरा विश्लेषण आपके सामने हुआ। अब मानसी भी हमारे साथ जुड़ी है यही बताने के लिए कि खबरों वाले शेयर कौन से। मानसी बताएं आप। जी बिल्कुल डिम्पी, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, धनसिरी टी, दोनों ही कंपनी पर नजर रखें आज, क्योंकि धनसिरी टी के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए करार होने जा रहा है। और काला घोड़ा, लाल घोड़ा ब्रांड्स जो कि राजस्थान की फेमस ब्रांड्स है धनसिरी टी की, इसे टाटा ग्लोबल बेवरेजेस खरीद सकती है। राजस्थान में फेमस? जी बिल्कुल। मैंने कभी पी नहीं राजस्थान में। काला घोड़ा और लाल घोड़ा। अच्छा, काला घोड़ा लाल घोड़ा। मैं सोसाइटी टी पीता हूँ। हाँ, मुझे वो वाली पसंद है। मैंने सोचा कि आप शायद लंदन का ब्रेकफास्ट टी जो ओह माय गॉड, अच्छा वो बोलना था क्या? अरे क्या इंप्रेशन पड़ता था। इंग्लिश ग्रे।
अच्छा, तो काला घोड़ा लाल घोड़ा चाय धनसिरी की जी। ओके। और 101 करोड़ में ये करार होने की उम्मीद है। तो इस खबर के चलते टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, धनसिरी टी दोनों ही आप फोकस में रहेंगे। साथ ही इंडसइंड बैंक, भारत फाइनेंशियल, इंडसइंड बैंक और भारत फाइनेंशियल मर्जर को एनसीएलटी से मंजूरी मिली है। इसके अलावा एनबीसीसी आज फोकस में रहेगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करार को लेकर ये कंपनी खबरों में है। मॉरिशस पुलिस एकेडमी के निर्माण के लिए करार किया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर करार हुआ है और 4.4 करोड़ डॉलर के प्रोजेक्ट के लिए करार किया गया है। सभी 3 लॉट के लिए कंपनी को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर करीब 18 लाख डॉलर मिले हैं। तो इस खबर के चलते एनबीसीसी पर नजर रखें। प्रमोटर एक्शन भी हैं। फ्यूचर रिटेल प्रमोटर फ्यूचर कॉर्पोरेशन ने गिरवी रखे 66 लाख शेयर छुड़वाए हैं। 18 अप्रैल को गिरवी रखे थे, ये शेयर छुड़वाए हैं। और साथ ही एक और खबर फ्यूचर रिटेल को लेकर है। प्रमोटर ग्रुप कंपनी फ्यूचर कूपन्स ने 4 करोड़ वारंट 505 के दाम पर जारी किए हैं। तो इन दोनों खबर के चलते फ्यूचर रिटेल पर भी नजर रखें। खबरें और भी हैं, इसलिए पूजा भी हमारे साथ जुड़ी है यही बताने के लिए। पूजा बताएं और कौन सी खबरें हैं? जी, कुछ ट्रिगर्स भी हैं आज के जहां पर आपको नजर रखनी है। एक तो ये कि वोडाफोन और आइडिया का राइट्स इशू आज बंद होगा और दूसरी तरफ भारतीय एयरटेल के राइट्स इशू की आज रिकॉर्ड डेट है। तो इन दो इवेंट्स पर नजर रखिए। और इसके अलावा सिंजीन इंटरनेशनल की भी आज बोर्ड की बैठक है जिसमें कि बोनस शेयर जारी करने पर विचार होगा। कुछ और खबरों में लुपिन पर भी आज नजर रखिए। यूएसएफडीए ने पीतमपुर प्लांट को ओएआई का दर्जा दिया है, यानी कि यहाँ से रेगुलेटरी कार्रवाई अब संभव होगी। लेकिन कंपनी का क्लैरिफिकेशन आया है कि इस पर ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा और इस प्लांट में सुधार के लिए कंपनी पहले ही कदम उठा रही है। तो इसका कुछ रिएक्शन आज लुपिन में देखने की उम्मीद है। होटल लीला और आईटीसी भी फोकस में रहेगा। ब्रूफील्ड और होटल लीला डील पर आईटीसी ने आपत्ति जताई है और एनसीएलटी मुंबई में इस पूरे मामले में आज सुनवाई होगी। इनका कहना है कि माइनॉरिटी शेयरधारकों के पक्ष में ये डील नहीं है। और आपको बता दें कि आईटीसी का होटल लीला में करीब 7.92% स्टेक भी है। तो आज स्टॉक पर नजर रखिए। इसके अलावा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और लक्ष्मी विलास बैंक भी फोकस में रहेगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के आज नतीजे भी आने वाले हैं और इसके अलावा इंडिया बुल्स के रियल एस्टेट कारोबार से बाहर निकलने की योजना है, जिसके लिए ब्लैकस्टोन और गोदरेज प्रॉपर्टीज के साथ बातचीत की भी खबरें निकल कर आ रही हैं। ये लक्ष्मी विलास बैंक के साथ मर्जर प्रक्रिया आसान हो सके, इसके चलते ये डिसीजन इंडिया बुल्स हाउसिंग की तरफ से लिया जा रहा है। और भी मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आती है आज नतीजों पर, उस पर आज काफ़ी फोकस रहेगा। और आखिर में बात करते हैं एचडीएफसी और बंधन बैंक की। एचडीएफसी को बंधन बैंक में करीब 9.9% हिस्सेदारी खरीदने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल चुकी है और इसको अभी भी एनसीएलटी और शेयरधारकों की मंजूरी मिलनी बाकी है। ओके, तो ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर खबरों के दम पर आज दिखने वाला है एक्शन। लेकिन रिपोर्ट्स हैं, दमदार हैं और देवांशी हमारे साथ है। रिजल्ट सीजन में तो देवांशी के पास रिपोर्ट्स की कमी होती नहीं है। खाली एक दिन जब आप छुट्टी पे थी उसी दिन कम थी, तो उस दिन मानसी आप ही ने पूजा ने निकाली। पूजा ने और जो रिपोर्ट का हमें प्रिंट दिया था उसकी फ़ॉन्ट साइज डबल कर दी थी ताकि ऐसा ना लगे कि रिपोर्ट्स कम आई हैं। बताइए कौन कौन सी रिपोर्ट्स आई? सर, सबसे पहले तो एसीसी यहाँ पे नतीजे खराब हैं। सारे ब्रोकिंग हाउसेस ये मान के चलते हैं, लेकिन किसी भी ब्रोकिंग हाउसेस ने अपने जो लक्ष्य है वो घटाए नहीं है यहाँ पे और जो अपनी रेटिंग है वो भी बरकरार रखी है। सबसे पहले ये सारे ब्रोकिंग हाउसेस ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो कॉस्ट है, फ्यूल कॉस्ट, वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। इसी के चलते यहाँ पे थोड़ा सा उम्मीद से कम नंबर्स आते हुए दिखे हैं। वॉल्यूम्स इन लाइन है, जो उम्मीद थी उसके ही अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉल्यूम नंबर्स आते हुए दिखे हैं। और आगे चल के जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं सीमेंट की, उसका जो की बेनिफिशियरी है, सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा वो एसीसी को मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन यहाँ पे सीएलएसए 2000 तक के लक्ष्य यहाँ पे बरकरार रख रहे हैं। साथ ही सिटी पर आप नज़र कीजिए, 2175 तक के टारगेट्स को उन्होंने बरकरार रखा है। सबसे कम जो टारगेट्स हैं वो मॉर्गन स्टैनली दे रहे हैं, 1690 तक के लक्ष्य वो दे रहे हैं। लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि आगे चल के अगर केपेक्स बहुत ज़्यादा होता है तो उस पर नज़र रखनी चाहिए, इससे थोड़ा सा फ़ायदा यहाँ पे होता हुआ दिख सकता है। साथ ही आज टाटा ग्लोबल बेवरेजेस पर 2 रिपोर्ट्स हैं, मॉर्गन स्टैनली और डॉइश बैंक, दोनों ही अलग रिपोर्ट्स हैं। मॉर्गन स्टैनली यहाँ पे नेगेटिव है, अंडरवेट है, 165 तक के लक्ष्य दे रहा है और ये मान के चल रहे हैं कि जो एसोसिएट कारोबार है वहाँ पर नुकसान हुआ, इसी के चलते नंबर्स काफ़ी ख़राब आते हुए दिखे हैं। घरेलू बिक्री यहाँ पे थोड़ी सी कम थी, इसी के चलते एबिटा भी थोड़ा सा कम आता हुआ दिखा है। लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी मजबूत था, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस भी काफ़ी मजबूत आता हुआ दिखा है। दूसरी तरफ डॉइश बैंक 240 तक के लक्ष्य दे रहे हैं, यहाँ से 40 रुपये ऊपर, और ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो 12% आए, जो 5 साल के उच्चतम स्तर पर है, जो पॉजिटिव है। आगे चलते वॉल्यूम्स और भी बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही यहाँ पे जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर है। यूके या लंदन का जो कारोबार है वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखा है इस तिमाही में। सीएलएसए ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ पर अपने लक्ष्य घटा दिए हैं, 360 से घटाकर 310 तक के कर दिए हैं और जो नंबर्स हैं वो थोड़े से खराब आते हुए दिखे हैं। आईसीआईसीआई बैंक के साथ उन्होंने करार किया है, लेकिन उससे एक जो कामकाज खर्च है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। आय थोड़ी सी बढ़ेगी लेकिन कामकाज खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख सकता है। और नोमुरा ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर अपने जो लक्ष्य
लक्ष्य वो 1620 तक के दिए हैं, लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि निवेशकों को कर्ज की थोड़ी सी जो चिंता है वो बढ़ती हुई दिखी है। साथ ही आज क्रेडिट स्विस की LNT पर रिपोर्ट आई है, 1700 तक के लक्ष्य हैं और आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है। उन्होंने इंटरेस्टिंगली ये कहा है कि जो गाइडेंस है उससे बेहतर इस बार ऑर्डर इनफ्लोज के नंबर आते हुए दिखे हैं। 1.7 लाख करोड़ का गाइडेंस था, उसके सामने 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इनफ्लोज आते हुए दिखे हैं, ये काफ़ी पॉजिटिव है। और वाटर हाइड्रोकार्बन पर जो बिजनेस है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। और आखिर में HSBC इंटरेस्टिंग है क्योंकि इंडसइंड बैंक पर उन्होंने खरीदारी की राय दी और यहाँ पे लक्ष्य भी बढ़ा दिए, 2100 तक के लक्ष्य दे रहे हैं। चौथी तिमाही में वो ये मानते हैं कि IL&FS का जो इशू है उससे हटकर कोर अर्निंग्स पर बहुत ज़्यादा फोकस होगा और जो अर्निंग्स है वो काफ़ी बेहतर आती हुई दिख सकती है। और आखिर में लुपिन पर जेफरीज की रिपोर्ट है जहाँ पे कमेंट्री नेगेटिव है क्योंकि पिछले 2 महीने में वो मानते हैं कि तीसरा यूनिट है जहाँ पे OAI यहाँ पे जारी किया US FTA ने 680 तक के लक्ष्य दे रहे हैं और ये मानते हैं कि अब जो क्लियरेंस है या मंजूरी मिलने में और भी 6 से 9 महीने की देरी लग सकती है, ये काफ़ी नेगेटिव है। ओके, तो ये ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं जिन पर आज एक्शन दिखने वाला है। एक्शन की करते हैं शुरुआत। एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे स्टूडियो में हैं हमारे साथ विश्वेश चौहान, हमारे आज के वायदा कारोबार के एक्सपर्ट, और दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश बंसल और कुणाल सरावगी, और साथ ही हमारे मुंबई स्टूडियो में हमारे आज फंडामेंटल एक्सपर्ट धर्मेश कांत भी जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत है। चलिए पहले शुरुआत पिक ऑफ द डे से किया जाए बिगुल के साथ। विशेष जी, शुरुआत आप ही कीजिए पिक ऑफ द डे के साथ। बताइए आज का सबसे टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक। मेरे हिसाब से काफ़ी डिफिकल्ट है एनर्जी और मैं बैकफुट पे रहूँगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैं 1 वीक से वेकेशन पे भी था तो मैंने मार्केट इतना क्लोजली नोटिस भी नहीं किया। इनफैक्ट मैंने जितना डेटा वगैरह ऑब्जर्व अच्छा, तो गिरने की वजह यही क्या? 3-4 दिन मेरे मैं चाहूँगी ऐसा हो, पर ऐसा ज़रा भी नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है, लार्जली देखो मैंने कुछ जो एनालिसिस किया वो विक्स के अराउंड में, मैं आपको कुछ डेटा शेयर कर सकता हूँ। लास्ट 2014 के इलेक्शन में विक्स 36 तक गया था, ठीक है। कल के क्लोजिंग में विक्स 24 ही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे और भी रूम है वॉलेटिलिटी इंडेक्स को बढ़ने का। अब ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, ये पूरी मई की एक्सपायरी में बढ़ रहे हैं क्योंकि मई के ऑप्शन बाय हो रहे हैं। तो उसका सिंपल रीज़न ये है कि जब वॉलेटिलिटी 20 के ऊपर होती है तो एक सिंपल थंब रूल बताता हूँ, निफ्टी के अंदर 150 पॉइंट के मूव बहुत नॉर्मल हो जाता है। तो आप इतनी बड़ी ट्रेड में रेंज करने वाले हो, 200 पॉइंट्स इंट्राडे रेंज, तो जब 200 पॉइंट इंट्राडे रेंज होती है तो मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जी। इसीलिए मैं शायद ओपनिंग की वेट करने के बाद नहीं, आइडिया ठीक है आपका, ये बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ कि ज़्यादा बढ़िया है कि फिर खुलने के बाद देख लें, है ना। तो चलिए खुलने के बाद विश्वेश से पूछेंगे कि, और अच्छा है वो ट्रेड एग्जीक्यूट भी हो पाते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आइए बंसल जी और कुणाल जी को भी पूछते हैं। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताइए सर आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे है जिसको कल चलते चलते डिम्पी जी ने हाईलाइट भी किया था, ONGC। ये स्टॉक काफी समय बाद एक ब्रेकआउट दे रहा है और मेरा ऐसा मानना है ONGC 174 तक ऊपर में जाने का पोटेंशियल रखता है। 157 के स्टॉप लॉस के साथ ONGC को खरीदने की राय है। इसके साथ साथ अनिल जी, पिक ऑफ द डे के साथ साथ मैं एक प्रश्न भी पूछना चाहता हूँ अनिल जी आपसे। विश्वेश जी से? नहीं, आपसे अनिल जी। अच्छा पूछिए सर, पूछिए जी। देखिए अनिल जी, सब लोग प्रश्न पूछते हैं और इसकी शुरुआत कुणाल जी ने करी थी बैंक निफ्टी पे आपसे ऊपर के टारगेट लेके, फिर आशु जी आए 28,500 का टारगेट कब आएगा। तो अनिल जी देखिए, यूएस मार्केट रैली कर रही है, नैस्डैक और S&P 500 किसिंग डिस्टेंस से अब है ऑल टाइम हाई से। तो मेरा क्वेश्चन अनिल जी ये है कि नैस्डैक और S&P 500 अपने नए हाईज को किस करेगा कि मिस करेगा अगले 2 दिन के अंदर? किस करेगा कि मिस करेगा? नैस्डैक और डाउ इनकी पूछे आप। S&P 500। अरे मुझे तो अभी तक हिंदुस्तान के मार्केट ढंग से समझ में नहीं आया, अमेरिका कहाँ से समझ में आएगा। देखो अमेरिका समझ आना तो ये आपके पड़ोस में जो बैठे हैं कुणाल जी वो ठीक है, वो वहाँ पे कनाडा। कहाँ? कनाडा तो कनाडा। हाँ कनाडा सर, पंजाबी में कनाडा, हाँ कनाडा, हिंदी में कनाडा, इंग्लिश और हिंदी में कनाडा, हिंदी में कनाडा और पंजाबी में कनाडा। कनाडा, हाँ वो सीखना है मुझे। हाँ तो वो जो जाके आए हैं कुणाल जी कृपया करके जिज्ञासा शांत करें जो बंसल जी की जाग चुकी है इस वक्त। अरे जी, जिज्ञासा इन्होंने स्वयं शांत कर रखी है। इनका पूरा विश्वास है कि सारे लेवल्स हिट होंगे और इसीलिए उनको लगता है कि निफ्टी में भी तेजी बनेगी। और मैं पूरी तरह सहमत हूं उनके साथ। मुझे लगता है कि जो तेजी आपको ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिल रही है
उसका इंपैक्ट आपको इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलेगा। ये चुनाव की वॉलेटिलिटी जैसे ही थोड़ी शांत होगी, मुझे लगता है कि बाजार में बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो मैं पूरी तरह राकेश जी के कैंप में हूँ। और ये विदेशी बाजारों का जो ये आज बातचीत कर रहे हैं, इसके पीछे उद्देश्य केवल ये है कि ये बताना चाहते हैं कि निफ्टी में तेजी आने वाली है, डरना नहीं चाहिए। ओके बंसल जी, आपने पूछा ना, उसमें मैं दो चीज़ बोलना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि आप लोग है ना, आप और कुणाल जी आमतौर पर इंडेक्स पे राय कम देते हैं, लेकिन कल भी आपसे सुबह जब पूछा था, आपने बोला था 11,550 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, आसानी से टूटेगा नहीं। मैं आपके उस पाले में हूँ कि 11,500 11,550 बहुत मजबूत सपोर्ट जो है आज के लिए भी और एक्सपायरी तक के लिए भी, पहली चीज़। दूसरा एक फैक्टर जो मैं और डिम्पी सुबह डिस्कस कर रहे थे, शायद बाजार उसे नोटिस करने की कोशिश करे, तीसरे चरण के जो चुनाव है, ये सबसे बड़ा चरण था जहाँ 100 से ज़्यादा सीटों पर वोटिंग कल हुई है। वहाँ वोटिंग परसेंटेज 2014 के लेवल पर आया है। तो पहले दो चरण में वोटिंग परसेंट 60% से ज़्यादा है। तो वोटिंग अच्छी हुई है, टर्नआउट बढ़िया हुआ है, वो एक तरह से बाजार पॉजिटिव मानकर चल सकता है। तो ये एक फैक्टर है, अगर बाजार कंसिडर करें, मुझे नहीं पता करेगा नहीं करेगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ करे। अगर करेगा तो फिर इस फैक्टर की वजह से आपको शॉर्ट कवरिंग खरीदारी हो सकती है। तीसरी एक और बड़ी चीज़ जो है सबसे, वो है कि बाजार तेजी की तरफ हल्के हो चुके हैं। तेजी की पोजीशन काफ़ी ट्रेडर्स की कम हो चुकी है, उल्टा अब शॉर्ट साइड पे पोजीशन थोड़ी ज़्यादा है। तो डबल आप बता रहे थे, कॉल हुई है, कॉल राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो कुछ ट्रिगर चाहिए। अब वो ट्रिगर आप ग्लोबल मार्केट्स की लाइफ टाइम हाई से ले लें, चुनाव के वोटिंग परसेंटेज से ले लें, या एक्सपायरी के पहले की शॉर्ट कवरिंग किसी और से ले लें, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन बहुत मूड बिगाड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं है। ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो बंसल जी ने तो अपना रजिस्टर्ड करवा दिया अपना पहला आज का पिक ऑफ द डे, वो है ओएनजीसी। कुणाल जी, आपकी तरफ से कौन सा शेयर है? देखिए डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए मेरी ओर से बिकवाली की राय है और बेचना है साउथ इंडियन बैंक, जिसमें कि एक ब्रेकडाउन चार्ट पर आते हुए नजर आ रहा है। ये स्टॉक जैसे ही थोड़ा ऊपर जाता है, इसमें बिकवाली का दबाव आता है। ऐसा लग रहा था कि साउथ इंडिया बैंक में बड़ी तेजी बनेगी, एक डबल बॉटम पैटर्न भी बना था और मुझे उम्मीद थी कि ये 19 साढ़े 19 के लेवल्स दिखाएगा, लेकिन कल इसमें एक ब्रेकडाउन आते हुए नजर आया और मुझे लगता है कि अब ये काउंटर 15 से नीचे जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो मौजूदा स्तरों पर शॉर्ट करने की राय है। स्टॉप लॉस 17 रुपए 15 पैसे पर रखें और पहला टारगेट 15.25 का होगा, दूसरा 14.5 का टारगेट होगा। तो मेरी राय में साउथ इंडियन बैंक को इन स्तरों पर शॉर्ट करना चाहिए। ठीक है, धर्मेश कांत भी हमारे साथ हैं। धर्मेश जी नमस्कार। सर, आपकी तरफ से सबसे ज़्यादा कन्विक्शन वाला सौदा कौन सा है, जिसमें अभी इस सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए, जहाँ पे क्रूड भी 75 का है, यूएस लाइफ टाइम हाई के आसपास है? 75 नहीं, 74 सर 75 एक डॉलर में बहुत टेंशन हो जाती है। 74 के पास है। हमने दो चीज हमने बहुत हम देखते ही नहीं डब्ल्यू। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ, हमने 52 के लेवल के आसपास बात की थी और जो मैंने लेवल बताया था कि $66 जा सकता है। आप ब्रेंड का क्यों नहीं बताते हो? क्योंकि सर मेरे पास जो डेटा है WTI का है। प्रॉब्लम ये ना, हम सब और गोल्ड में बिकवाले की बात की थी मैंने, राकेश जी ने दोनों, और गोल्ड गिर गया है। मेरा ऐसा मानना है कि कहाँ गिरा है रिलेटिवली डॉलर टर्म में काफी। अच्छा, मुझे लगा जहाँ गिरा हुआ ढूंढा जाए इसे। अब मेरा ऐसा मानना है कि क्रूड यहाँ से 65-55 है WTI, मेरे हिसाब से यहाँ से $3 की अपसाइड बेस्ट केस हो सकती है, लेकिन यहाँ से डाउनसाइड का सिनेरियो बढ़ जाता है। इफ आई एम अ कमोडिटी ट्रेडर तो आई वुड स्टार्ट लुकिंग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। कितना टूट जाएगा? तो देखिए 42 से 68 का जो ये राइज आया है, उसका अगर 23% रिट्रेसमेंट भी पकड़े तो मेरे हिसाब से 60 का लेवल बनता है। 77-78 परफेक्ट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा भी 68 तक आ जाएगा। हाँ, मेरा भी अल्टीमेट 75 से 78 की रेंज में कहीं भी जाकर ये ठुस हो जाएगा, बस उतना ही जाना है, इसके बियॉन्ड नहीं है। अच्छा, धर्मेश जी से स्टॉक पूछा जाए, पिक ऑफ द डे। वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका एक कन्विक्शन वाला ट्रेड। गुड मॉर्निंग। आई थिंक आप लोगों ने सुबह से ही उसको इनिशिएट कर रखा है, ONGC। सो ONGC हम लोगों ने 1-2 दिन पहले इनिशिएट किया था। मैं उसको काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहा था, मतलब 130। हम तो कल ही देख रहे थे इसको क्लोजिंग में भी। कल की क्लोजिंग इंटरेस्टिंग थी इसकी। क्लोजिंग इंटरेस्टिंग थी और 2 दिन पहले भी इनिशिएट किया। आप नंबर्स देखेंगे तो इस साल काफ़ी अच्छे नंबर्स चल रहे हैं इसको, अर्निंग्स का। और जब क्रूड ऊपर चलता है तो उसका डायरेक्ट फायदा होता है। और इलेक्शन का जब टाइम होता है तो वहाँ वॉल्यूम ऑफ टेक बढ़ जाता है क्रूड ऑयल का। सो Q1 जो FY20 का आएगा वो भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो 25 रुपये के आसपास EPS हम लोग एक्सपेक्ट करें FY20 का। 160 का भाव है, तो 7 से नीचे के P मल्टीपल पे चल रहा है, 14 का ROE है। कैश फ्लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रॉबस्ट है और इसका जो RRR रेशियो है दैट इज़ मोर देन 2P रिजर्व्स। सो जितना ये प्रोड्यूस करते हैं उससे ज़्यादा खोज भी लेते हैं। अब तो वैसे भी HPCL भी इनके साथ ही है। HPCL रिफाइनिंग का काम भी इनके पास आ गया है। बस खाली यहाँ पे कैवेट रहता है कि HPCL के आने से जो सब्सिडी का प्रॉब्लम रहता है, जब क्रूड ऑयल आपको 75-76 के ऊपर जब ब्रेंट चलता है तो वहाँ पर एक ओवरहैंग बना रहेगा। बट आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सब ओवरहैंग भी निकल जाएगा, बिकॉज इन्होंने पास ऑन तो लास्ट टाइम भी ऑलमोस्ट कर ही दिया था, फैग एंड पे आके थोड़ा रुके थे।
तो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है। 15-20% की रैली एक साल के अगर नजरिया है तो इसमें आनी चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि 185 तक भी आ सकता है। 185 से 190 के 185 से 190 तक ONGC भी एक बार देख सकते हैं। वैसे शेयर थोड़ा स्लो मूवर है, लेकिन एक्सपायरी के आसपास एकदम से इसकी गति दूसरे गियर से चौथे गियर में आ जाती है। चलिए बढ़िया, तो ये तैयारी है, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक्शन भरपूर होने वाला है, उस पर आप फोकस करते हैं नतीजों के लिहाज से। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी नंबर्स ऐसे तो ठीक दिख रहे हैं, बुरे नहीं है। मुनाफा लगभग 13.5% बढ़ा है, 165 करोड़ पहुंचा है, और साथ ही आय में लगभग 34% की बढ़त हुई है, और मार्जिन्स जरूर है वो कमज़ोर है, 18% से 15%। तो अब मार्जिन्स खराब हैं और बाकी ठीक है। स्टॉक टेक्निकली तो कमज़ोर हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं। जरा कुणाल जी चार्ट्स देखकर बताइए, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी क्या करना चाहिए? जी, जिस तरह का स्ट्रक्चर है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का, स्टॉक में हमने काफ़ी समय से गिरावट देखी है, लगातार लोअर पीक्स फॉर्मेशन चार्ट पर नजर आता है, और जब तक और 220 रुपए पर एक बड़ा सपोर्ट था वो भी अब भंग हो चुका है, उसके नीचे काउंटर ट्रेड कर रहा है। 2-3 दिनों का पुलबैक भी मिल चुका है। मुझे लगता है कि वापस से गिरने के लिए तैयार है स्टॉक, और जब तक 220 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक नई खरीदारी की राय नहीं है। गिरावट और गहराएगी 195 के नीचे। अगर मान लीजिए आज ये स्टॉक 195 के नीचे निकल जाता है तो फिर इसमें नए सेल करने चाहिए, जिनके पास पुरानी पोजीशन है उनको भी एग्जिट कर लेना चाहिए। मुझे लगता है एक बार के लिए 180 का भाव भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो स्टरलाइट टेक का रिसर्च के बेसिस पर हमने आपको पहले बताया था, जब रिसर्च का नाम आता है ना तो एकदम से ध्यान आता है 10:30 बजे बुधवार, और आज ठीक वही है। आज बुधवार है, ठीक 10:30 बजे आज रिसर्च की फिर से क्लास लगेगी। आज रिसर्च गुरुकुल है, तो रिसर्च गुरुकुल आज किस चीज पे है पहले जरा वो देखिए, फिर करते डिस्कस। सेक्टर 1 पर कंपनियां अनेक, यानी कि एक खानदान में ढेर सारे बच्चे, सब अलग अलग, तो उनमें से कौन अच्छा है कौन बुरा कैसे पता चलेगा? ये तो मजा आएगा सर, हम समझाएंगे एक बार फिर दोनों साथ में रिसर्च गुरुकुल में। रिसर्च गुरुकुल पूरा नहीं होता है सिर्फ ज्ञान के साथ साथ वो भी चीज भी देखनी चाहिए जो इसकी मेकिंग में दिखती है। जरा पहले वो भी देख लीजिए, फिर करते हैं पूरी बात। चलो चलो चलो, सेना तैयार है। पूरब में उदयगिरी पर्वत से पश्चिम में मालव समुद्र द्वीप तक, उत्तर में कुंतल और सामंत राज्य से। पढ़ाई पूरी की ना ढंग से? मुझे अभी तक नहीं ये हो रहा कि किस तरीके से ना कितना मटेरियल काटूं, किस पे फोकस करूं। मेरे डायरेक्शन में सीख जाओगे आप। चलिए शुरू करें। ओके, चलिए। जिंदगी में आपको सच्चा गुरु मिल गया ना? मिल गया। लेकिन हर अच्छाई की कोई निर्धारित कीमत होती है, वो चाहे पैसा हो, ज्ञान हो। वो मुझे याद आ गया वो क्या? क्या? अरे माला वाला यार, वो था ना मुझे याद नहीं है। सरकार वाला, वो वाला कैरेक्टर में घुसा हुआ ना, में घुसा वो सरकार। ये आदमी तब तक नहीं हारेगा जब तक जनता उसकी तरफ है। ये तो बोले नहीं अंकल, चलेगा तो आप ना, एक ही बात है यार। ठीक है। तो आज ठीक 10:30 बजे आप रिसर्च गुरुकुल देखेंगे। वीरेंद्र बंसल आपको बताने वाले हैं आज की पूरी रिसर्च, वो भी आसान भाषा में अनिल जी के साथ। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और स्टॉक्स भी हैं जिस पे आज एक बार समझ लें क्या करना चाहिए। टाटा एलेक्सी, आज इसके नतीजे हैं, नतीजों से पहले कई बार ये शेयर तेज़ भी हो जाता है। कुणाल जी जरा देखिए जो टाटा एलेक्सी का शेयर, वैसे नंबर्स ठीक आ रहे हैं, ऐसे रिसर्च बता रही है। देखिए, जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स हैं डिम्पी, इन्होंने एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों में दिखाई है। टाटा एलेक्सी के लिए भी 945-950 के आसपास सपोर्ट है। कल बिल्कुल सपोर्ट पर इसकी बंदी हुई है। मुझे लगता है कि एक बार के लिए इसमें 1000 तक का एक मोमेंटम बन सकता है। तो यहाँ से 40-50 रुपए की जो रेंज कई दिनों से हम देख रहे हैं चल रही है, मुझे लगता है इसी रेंज में काउंटर रहेगा। इसमें रनवे रैली तब बनेगी जब ये 1000 के ऊपर जाएगा। तो मुझे लगता है इन स्तरों पर जिनके पास पोजीशन है उन्हें बने रहना चाहिए, नई खरीद करें अगर 1000 का लेवल निकल जाता है, और जो जिनके पास पोजीशन है स्टॉप लॉस जरूर रखें 945। ठीक है, विश्वेश एक जरा कैश का शेयर देखिए। कोरोमंडल इंटरनेशनल फर्टिलाइजर का कंपनी है, नंबर्स अच्छे आए हैं इसके, मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं और मुनाफा भी 23% बढ़ा है। तो जरा ये कितना चलेगा आज, कि चल चुका है पहले ही?
मेरे हिसाब से कुछ भी चलने के लिए आई वुड वांट इट टू क्रॉस अबो 450, 450 के ऊपर जाए तो फिर रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये 500 से जिस तेज़ी से नीचे आया है, मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल रहूँगा अपसाइड के लिए फिलहाल। मतलब अभी कोई ट्रेड नहीं लेंगे फिलहाल के लिए? फिलहाल नहीं लेंगे, ठीक है। इस बीच एक नंबर खराब भी है, वो ICICI सिक्योरिटीज़ के 5 पैसा देखने के बाद लग रहा था कि ICICI सिक्योरिटीज़ अपने नंबर अच्छे लेके आएगा, लेकिन नंबर्स बेहद ख़राब आए हैं। एक बार बंसल जी, नतीजे तो हम दिखा देंगे, स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप को चार्ट देख के बताइए आज अगर इसको शॉर्ट करना हो इंट्राडे के हिसाब से तो कितने पैसे बन सकते हैं अगर शॉर्ट करें तो? देखिए डिम्पी जी, इसको अगर आप शॉर्ट करते हैं डिम्पी जी, टेक्निकल रुझान काफ़ी ख़राब है, बट शॉर्टिंग में चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि इसकी ओवरनाइट डिम्पी जी कैरिंग तो है नहीं है और कैश का स्टॉक है। टेक्निकली डिम्पी नेक्स्ट सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट 205 207 तक आता है। 7-8 रुपए की गिरावट देखने को मिल सकती है, बट ये कहना मुश्किल है कि गिरावट आज आती है कि कल आती है, बट टेक्निकली प्योरली एक सेल मोड में है। ठीक है सेल मोड में। आप ये कह रहे हैं कि इसके अंदर अभी कोई शॉर्ट नहीं बनाए, एक तो कैश का शेयर है, आज वैसे भी गैप डाउन होगा तो इसलिए सेल से फिलहाल रुक जाए, आप यही कहना चाहते हैं ना बंसल जी? नहीं डिम्पी जी, देखिए बिल्कुल सेल मोड में है, बट होता क्या है कि आप यहाँ पर हम व्यू देते हैं, व्यू में क्या है कि स्टॉक तो सेल मोड पर है। अब स्टॉक 3-4 रुपए नीचे खुला, उसके बाद पुल बैक लेके ऊपर बंद हो गया, कल के दिन गिरा 8-10 रुपए गिरेगा टेक्निकली यहाँ पर, बट अगर आप कैश में शॉर्टिंग कर रहे हैं तो ओवरनाइट कैरी नहीं कर पाएंगे। अगर कल के स्तरों के आसपास, जहाँ पे कल क्लोजिंग हुई थी उनके आसपास के भाव मिलते हैं तो डेफिनेटली बेच के चलना चाहिए। ठीक है, इस बीच टाटा ग्लोबल बेवरेजेस और धनुसरी टी, इन दोनों पे एक बार राय ले लेते हैं। कुणाल जी देखिए जरा, टाटा ग्लोबल और धनुसरी टी दोनों के ही शेयर्स, क्योंकि इन दोनों के बीच में करार हुआ है। ये जो लाल घोड़ा और काला घोड़ा के बारे में अभी बता भी रहे थे ना मानसी हमारे सहयोगी, 101 करोड़ रुपए में इनका करार हुआ आपस में। देखिए टाटा ग्लोबल बेवरेजेस की बात पहले करें डिप्पी, तो स्टॉक में देखिए हमने बहुत वक्त से एक अंडर परफॉर्मेंस देखी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में टाटा ग्लोबल बेवरेजेस में निचले स्तरों से अच्छा पुल बैक आया है, हायर बॉटम्स दोबारा बनने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि चार्ट स्ट्रक्चर पहले की तुलना में सुधरा है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस 220 के आसपास नजर आती है, 220 रुपए के ऊपर टाटा ग्लोबल निकलेगा तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली बाय करना चाहिए। स्टॉक काफी वक्त से अंडर परफॉर्मिंग है, तो अब अगर इसमें तेजी बनी तो तेजी अच्छी बननी चाहिए। रहा सवाल धुनसरी टी का, तो देखिए चार्ट्स काफी रेंज बाउंड हैं, बहुत वक्त से ये स्टॉक एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है और इसमें भी जब तक एक क्लियर ब्रेकआउट नहीं आए मेरी राय में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। खरीदारी इसमें 100 रुपए के ऊपर बनेगी तो इन स्तरों पर इस स्टॉक को भी अवॉइड करने की मेरी राय। ठीक है, इस बीच ल्यूपिन को लेकर एक अच्छी खबर नहीं है, हालांकि कल सचिन का टारगेट पूरा हुआ, सचिन उत्तेकर का उन्होंने बताया था शेयर, कल वो शेयर 3 से 4% चला भी, लेकिन आज एक थोड़ी नेगेटिव खबर आई है। कितनी गिरावट आ सकती है एक बार कुणाल जी आप ही देखिए जरा, ल्यूपिन में इनके जो पीथमपुरा वाला प्लांट है ना, वहाँ पे कुछ कार्रवाई हो सकती है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हिसाब से। देखिए कल एक क्लियर ब्रेकआउट आते हुए नजर आया था डिम्पी और 840 रुपए के ऊपर यह ब्रेकआउट आया था। जो अगला रेजिस्टेंस है चार्ट पर वो 885 रुपए का है। अगर आज गिरावट बनती है तो मुझे लगता है कि 840 एक बहुत अहम स्तर होगा, जो कि कल का ओपन का भाव है और मुझे लगता है अगर ये 840 के नीचे निकला तो जिन्होंने भी कल बाय किया है वो सभी लोग ट्रैप हो जाएंगे और फिर आपको काफी बड़ा एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो 840 के लेवल को क्लोजली वॉच करना चाहिए। अगर 840 के नीचे आज ये स्टॉक जाता है तो नए शॉर्ट्स यहाँ पर खोलने की राय रहेगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज हेल्प कर सकता है विश्वेश बाजार की। कल का क्लोजिंग का ठीक था क्योंकि परसों जब नंबर्स के बाद इसका 3% नीचे था, कल 1% ऊपर था। आज कितनी हेल्प करेगा, एक रिपोर्ट है निम्रा की। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि ब्रॉडली इंस्पाइट रिजल्ट से पहले काफ़ी गागा था और समहाउ जियो के नंबर्स के अराउंड में जितना चीयर था वो शायद रिलायंस इंडस्ट्री के पेट्रोकेम में बिजनेस ने डिसअपॉइंट किया। तो लार्जली 1330 और 1400 की रेंज है और मिडल ऑफ द रेंज है। और अगर ऑप्शंस का डेटा मैं भी चेक करता हूँ तो मुझे लगता है कि रिलायंस में ये सीरीज़ में बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे कि लार्ज यहाँ से मूव एक्सपेक्ट कर सको। तो मुझे नहीं लगता है कि 1380 इतना इजीली क्रॉस होगा क्योंकि वहाँ पे 19 लाख शेयर है और उसके ऊपर 1400 में 37 लाख शेयर है। 2 दिन तो एक्सपायरी है। तो रिलायंस मेरे हिसाब से साइडवेज रहना चाहिए। मतलब लीडर नहीं होगा फिर भी पार्टिसिपेट करेगा बट लीडरशिप नहीं लेगा। 1355 का जो अपना टारगेट था वहाँ तक करेक्शन आ गया। यहाँ पे ट्रेड 1390 से बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड जो मुझे समझ में आ रहा है, अगर आपका थोड़ा सा पॉजिटिव है 1360 और 1380, ये देखिए 1360 और 1380 मतलब ये 20 रुपये की रेंज होगी। ये 20 रुपये की रेंज के लिए आपको जो स्ट्रेंगल का प्रीमियम मतलब 1360 का जो पुट और ऊपर में 1380 का कॉल है वो मिला के आपको अगर 10-15 रुपये मिलता है तो बेच देना चाहिए। मेरे हिसाब से
बहुत लार्जली 1350 1380 के बीच में रहेगा। ठीक है 1360 1380 के बीच में ही रहने की उम्मीद आप बता रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज में है। अच्छा, एक दो शेयर और भी हैं, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। एनटीपीसी जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, 160 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, ठीक एक्सपायरी से पहले। एनटीपीसी के अंदर भी मूव मिलता है। एक बार धर्मेश आपकी रिकमेंडेशन, अगर आप ओएनजीसी दिग्गज को देख रहे हैं तो एनटीपीसी भी तो नोटिस करते होंगे। हाँ, बट एनटीपीसी में कुछ खास नहीं है, मतलब अर्निंग्स पर्सपेक्टिव से वहाँ पे स्टडी स्टेट का कार्यक्रम चलता रहेगा और पावर सेक्टर वैसे भी काफ़ी डोल्डर्स में चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि पावर सेक्टर में कोई बहुत बड़ा रिवाइवल या पावर प्रोडक्शन बढ़ने वाली है। कोल इंपोर्ट जरूर बढ़ा है तो उसका एक थोड़ा स्ट्रेन रहेगा, बिकॉज कोल प्राइसेस थोड़े से ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो इनपुट कॉस्ट का भी प्रेशर रहेगा। तो मुझे लगता है कि एज अ ट्रेड 5-7 रुपये मिल सकता है, बिकॉज स्टेबल इन्वायरमेंट अभी लोग खोजेंगे इलेक्शन के समय, तो वहाँ पर जो सेफ्टी स्टॉक्स हैं वहाँ पे एक बाइंग आती है। तो 145 147 तक जा सकता है ये स्टॉक, बट उसके आगे बियॉन्ड मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई खास वैल्यू बाई बनता है। ओके, इस बीच फ्यूचर रिटेल ये एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक हो सकता है, जिस पर बंसल जी जरा अपनी राय दीजिए। दो खबरें, एक तो 66 लाख शेयर प्रोमोटर्स ने रिवोक किए इसके, और दूसरा फ्यूचर रिटेल में 4 करोड़ वारंट इशू किए हैं 505 रुपये के दाम पर। इन्होंने फ्यूचर कूपन्स करके कोई एक इन्हीं की ग्रुप कंपनी, प्रोमोटर ग्रुप कंपनी, उसको प्रीमियम पर 505 रुपये पर वारंट्स इशू किए हैं। फ्यूचर रिटेल कुछ चार्ट्स में दम में खरीदेंगे आप? नहीं अनिल जी, चार्ट पे दम नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ पॉजिटिव है कि 425 पर कल की क्लोजिंग है, 415 एक अहम सपोर्ट है। अनिल जी, कोई अगर इस खबर के चलते बाय करना चाहता है तो 415 के सपोर्ट के साथ बाय कर सकता है, बट टेक्निकली चार्ट पे दम नहीं है। चार्ट पे दम आएगा अगर ये स्टॉक 455 456 के ऊपर निकलेगा तब। ओके, तो ये है आपके लिए राय। और इस बीच एक स्टॉक और है जिस पर राय लेना चाहता हूँ, वो है एनबीसीसी। अभी तक तो सारे दिल्ली में सबसे ज़्यादा ऑर्डर मिलते थे, फिर धीरे धीरे हिंदुस्तान में पूरी जगह मिलने लगे, और अब मॉरिशस में पुलिस एकेडमी बनाने जा रहे हैं। वहाँ पे बनाने का नहीं, कंसल्टेंसी का ऑर्डर मिला है। वैसे मॉरिशस में जाके आया था पिछले साल, बहुत ही खूबसूरत जगह है। क्या है सर उसकी खूबसूरती क्या है? नेचुरल ब्यूटी और समुद्र तट है, बीचेस हैं। सर तो बॉम्बे में भी जाके आओ, पता चलेगा फर्क है। बॉम्बे और मॉरिशस। देखो, बॉम्बे में समुद्र तट के नाम पे विश्वेश जी ऐसे नीचे देख रहे हैं। तो फिर सर एक काम करो, आप मॉरिशस एक बार जरा मेरे को भी देखने का मौका दो। अरे बिल्कुल। नहीं, आपने जो फीलिंग ली है, थोड़ी बहुत फीलिंग हम भी तो ले लें। फीलिंग तो यही से ले लो आप, उसके लिए जानने की जरूरत नहीं। सर नेचुरल ब्यूटी तो नेचर के पास जाके होगी। ये बात तो सही है, बिल्कुल। तो स्टूडियो में कैसे होगी? बिल्कुल बिल्कुल डिम्पी जी। और अगर आपको लग रहा है कि मॉरिशस जाना वाकई मुश्किल है, थोड़ा आप गोवा तक भी जाके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गोवा में भी काफ़ी कुछ फीलिंग तो मिल जाएगी। वैसे हमारे यहाँ भी अच्छे बीचेस हैं। एक्चुअली मैं बताऊँ, ये महाराष्ट्र की जो कोस्ट लाइन है पूरी, जो यहाँ से आप गोवा तक जाते हैं, वो काफ़ी बेहतर है। वहाँ पर भी अगर आप जाकर आए तो चिपलून और ये आपका गणपति फूले, बहुत बढ़िया बीचेस हैं, बहुत खूबसूरत। दीव जाइए सर, एक जगह है, छोटा सा आइलैंड है, दमन दीव। दीव वैसे इतने आइडिया मत दो, महीने 2 महीने की छुट्टी में जाएगी जी। बस पता चला जाना एक जगह, आइडिया तो आ गए। सर एक इसकी लाइन पे ना, एक मैं बीच पे भी हो गया था, केलवे, बड़ा सुंदर बीच है। केलवे बीच पास में ही, मुंबई के पास में ही है। हाँ, मेरे को किसी ने बताया तो कॉन्सिडेंटली चलेगी, लेकिन अच्छा लगा वहाँ पे। थोड़ा सा आपको मुंबई से हटके जाना होता है, बस बात उतनी है। तो चलिए, एनबीसीसी ये है वो स्टॉक। जरा कुणाल जी फटाफट इस पर राय दे दीजिए। अरे देखिए, एनबीसीसी का स्ट्रक्चर देखें तो ये स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ऊपर देखिए ये 68 रुपए के ऊपर नहीं जाता है, और नीचे 52 रुपए के नीचे नहीं जाता है। तो 52 से 68 की एक रेंज है, और रेंज के जो ऊपरी छोर है उसके आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो मेरी राय में खरीदना नहीं चाहिए, फिलहाल वेट एंड वॉच करें। बाजार का मूड भी कोई खास अच्छा नहीं है, तो मौजूदा स्तरों पर खरीदारी की राय नहीं। खरीदारी की राय बनेगी 62 रुपए के ऊपर। इन स्तरों पर एक बार के लिए वेट एंड वॉच करें। नीचे जो बड़ा सपोर्ट है वो पहला सपोर्ट 55 के आसपास है, तो 55 के टारगेट से अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है तो होल्ड करनी चाहिए।